हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जीव विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, जिसमें आज हमारी जीव विज्ञान का जो चैप्टर हम कोशिका पढ़ रहे थे उसकी आज हमारी दूसरी क्लास है। फ्रेंड्स, पहली क्लास में हमने कोशिका की खोज, कोशिका की संरचना, कोशिका के सिद्धांत और कोशिका के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ा था। हमने चित्र के अनुसार पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना की थी और पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर पढ़ा था। उन्हीं क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरी क्लास में केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक को इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले आज हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। कोशिका का वह महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे केंद्रक कहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक होता बहुत छोटा सा है, लेकिन हम इसे चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं तो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। इस तरह से कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस तरीके का क्रोमेटिन जाल रहता है जो कुंडलित रहता है, इस तरीके से जाल की तरह। अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। नामांकित करके अपन समझ रहे हैं इसे। जैसा कि मैंने बताया, ये झिल्ली पाई जाती है। इसका नाम है नाभिकीय केंद्रक झिल्ली। ये क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। इस तरीके का लिक्विड भरा रहता है जिसे केंद्रकीय द्रव बोलते हैं। और जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये जाल, उसे हम केंद्रिका कहते हैं। इस तरीके का हमारा केंद्रक का चित्र होता है। अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब नोट करते जाइएगा। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में सीधा कभी कभी
प्रश्न उठ के आता है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, तो इसका हमारा आंसर होता है केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि केंद्रक की खोज किसने की थी और किस सन में की थी। तो हमें याद रखना है कि केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यही हमारा तीसरा पॉइंट है। मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये हमारे 3 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हमारा आगे का टॉपिक रहेगा केंद्रक का कार्य। हमने केंद्रक की परिभाषा पढ़ी, केंद्रक को चित्र के माध्यम से समझा। इतने का ही हमने कुछ नोट पॉइंट इधर पे लिखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं केंद्रक के कार्य। केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना है। ये हमारा केंद्रक का कार्य हो गया। आ जाता है कि केंद्रक का कार्य क्या है। आपको 2-4 प्रकार की लाइन दी रहेंगी जिसमें भिन्न भिन्न कार्य लिखे होंगे। तो हमें ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि केंद्रक का कार्य कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। अब हम जानेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए होता क्या है? सबसे पहले हम डीएनए का पूरा नाम लिखेंगे। डीएनए का पूरा नाम है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी में हम देखेंगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारा हिंदी में होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल।
अब हम डीएनए को संरचना के माध्यम से देखेंगे। डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। कुछ इस प्रकार होती है संरचना। ऐसे बीच में केंद्रक रहता है। और ये गुणसूत्र रहते हैं। हमारे डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें यदि हम 23 जोड़ी को विभाजित करें तो वो नर तथा मादा दो में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जोड़े में होते हैं, जिसमें 22 + 1 बराबर 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें जो 22 जोड़े होते हैं वो एक्स गुणसूत्र होते हैं। अभी हम नर की बात कर रहे हैं, पुरुष की। और जो एक जोड़ी होता है वो एक्स वाई होता है। इसी प्रकार जब हम मादा में देखते हैं तो 22 जोड़ी होते हैं वो एक समान होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसके आगे हम एक नोट डालते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्स वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण का मुख्य कारण है। ये हमारा नोट पॉइंट हो गया। मतलब जब मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो उसका कारण XX नहीं होता, वो XY गुणसूत्र के कारण होता है, जो हमने नोट पॉइंट करके लिख लिया है। हमारा अगला नोट पॉइंट होगा केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। परीक्षा में आता है केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है या कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। हमारा अगला नोट पॉइंट रहेगा मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और वो कितने जोड़े में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे। पहला, गुणसूत्र जोड़े में कितने पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा 23 जोड़े।
और यदि गुणसूत्र की संख्या पूछी जाए तो 23 जोड़े को यदि हम देखें तो 46 गुणसूत्र। यदि जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े आंसर होगा। और यदि ये पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 गुणसूत्र संख्या में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक तरफ हम लिखेंगे अंडाणु और दूसरी तरफ लिखेंगे शुक्राणु। अंडाणु जो मादा में पाए जाते हैं और शुक्राणु नर में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा है, मादा में जैसा कि मैंने बताया लिंग निर्धारण का कारण जो हमारा है वो ये गुणसूत्र होता है जो 23वां जोड़ा होता है। तो मादा में हमारे XX होते हैं और नर में XY होते हैं। अब हम समझेंगे जब मादा का जो अंडाणु होता है तो जब X का मिलन Y के साथ होता है तब इधर पे लिंग निर्धारण होता है। मतलब मादा का तो हर बार X ही गुणसूत्र जाता है, लेकिन जो पुरुष होता है उसका X और Y, मतलब जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो भी कारण है वो शुक्राणु का होता है। क्योंकि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि जो XX होते हैं वो कारण में नहीं आते। जो हमारा 23वां जोड़ा होता है XY उनको ही कारण माना जाता है, क्योंकि मादा के तरफ का तो हर बार X गुणसूत्र ही जा रहा है, लेकिन जो पुरुष के तरफ से कभी X गुणसूत्र जाता है और कभी Y गुणसूत्र जाता है। तो जब हमारा X गुणसूत्र इस Y गुणसूत्र से यहाँ पे मिलता है तब XY होता है, और जब इसका ये वाला गुणसूत्र इधर पे मिलता है तो यहाँ पे XY और XX मिलके XX इधर पे आ जाते हैं। मतलब जब हम इसको अब समझने की कोशिश करें, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिंग निर्धारण गुणसूत्र XY केवल नर के पास होता है। जैसा कि मादा में केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ हम देखेंगे नर में X और Y पाए जाते हैं। मतलब जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र होता है वह केवल नर के पास ही पाया जाता है। हम आगे देखते हैं। DNA की खोज। अभी हमने पढ़ा DNA होता क्या है,
अब हम पढ़ेंगे डीएनए की खोज। हम लिखेंगे डीएनए, कोष्टक में लिखेंगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशेर ने सन 1860 में की थी। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। क्वेश्चन पूछता है डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशेर ने, और किस सन में की थी, तो 1860 में। फिर उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। अब हम देखेंगे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। इसमें लिखेंगे सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए द्विकुंडलित मॉडल दिया था। हम अगला पॉइंट लिखेंगे क्रोमोसोम की खोज। इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ये इसी में से उठ के आएगा। खोज वालेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में की थी। अब हम डीएनए को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे पतले पतले धागे नुमा क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं। इस तरीके से ये कुंडलित संरचना होती है। ये जो जाल पाया जाता है इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। इधर पे हम नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे डीएनए केंद्रक के अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। अब हम केंद्रिका का कार्य देखेंगे। क्वेश्चन में आ जाता है केंद्रिका का कार्य क्या है, तो हम लिखेंगे केंद्रिका का कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसे आप इम्पोर्टेंट लिख के डाल दीजिएगा। अब हम अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये हम एक क्रम से चलते जा रहे हैं, जिसमें हमारा केंद्रिका के बाद अंतःप्रदव्य जालिका को पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शॉर्ट में कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसकी डिटेल में अंतःप्रदव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यह होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह परिभाषा डाल लीजिएगा यहाँ पे। यह अनियंत्रित अनियंत्रित नहीं, अनियमित प्रकार की केंद्रक के चारों ओर जाल के रूप में पाई जाने वाली संरचना है। परिभाषा के बाद कार्य डाल के लिख लेंगे। इसका कार्य अंतः कोशिकीय परिवहन होता है। ये हमने परिभाषा और कार्य देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम
अंतः प्रदव्य जालिका के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे अंतःप्रदव्य जालिका के कितने प्रकार होते हैं। तो अंतःप्रदव्य जालिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, और हमारा दूसरा खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। 2 प्रकार होते हैं अंतःप्रदव्य जालिका के, चिकनी और खुरदरी। अब हम इसे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। इसमें हम डिटेल में लिखेंगे जिस अंतःप्रदव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं, वह खुरदरी तथा जिस अंतःप्रदव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते, वह चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहलाती है। इधर पे डाल लेंगे चिकनी तथा खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। ये हमारी चिकनी तथा खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका हमने पढ़ ली। अब आगे हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे राइबोसोम। खोज लिखेंगे राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक
वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान में खोज से, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम राइबोसोम का कार्य देखेंगे। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आता है एग्ज़ाम में प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किस अंग को जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आ जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से क्यों जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। हमारी अगली क्लास में आज हमने एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले केंद्रक के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कुछ नोट पॉइंट लिखे केंद्रक के, केंद्रक का कार्य, डीएनए का विस्तृत नाम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने गुणसूत्र के बारे में जाना, गुणसूत्र वर्क कैसे करता है, अंडाणु और शुक्राणु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हमने वो जाना। फिर उसके बाद हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डीएनए की खोज, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनकी खोज किसने की, इन सब टॉपिक्स के साथ हमने केंद्रिका का कार्य, हमने अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में जाना और हमने अंतःप्रदव्य जालिका के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमने राइबोसोम्स और राइबोसोम्स का कार्य पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही। आप सब क्लास को अच्छी तरह से पढ़ें और कंप्लीट करें, और आपके जो भी डाउट्स हों उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।